पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस चीज में परिवर्तित होता है? तो पेड़ पौधों में निषेचन निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। किसमें? पेड़ पौधों में फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। किसमें निर्माण होता है बीजों का? बीजांड में निर्माण होता है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है? तो पौधों में पानी और पोषक के लिए याद कर लीजिए। तो पानी, अब पानी को क्या कहते हैं? जल। तो जल को जाइलम, जल को जाइलम द्वारा, और जो पोषक तत्व हैं उनको फ्लोएम द्वारा। बस सीधी सी बात है, जल जाइलम और बाकी पोषक तत्व फ्लोएम। सीधी सी बात याद रखना। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम तो कौन सा है? यह है आपका आलू। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो पेपर में एक बात आप जान लीजिए, कहीं विषाणु पूछता है कि विषाणु से कौन सा रोग होता है निम्न में से, कहीं जीवाणु पूछता है, और कहीं पर आपसे कवक पूछ लेगा, कहीं पर फंगस पूछता है। इस प्रकार अलग अलग पूछता है। तो आइए हम आपको इकट्ठा बता देते हैं, आप लिख लीजिए। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, देख लीजिए सीधा सीधा। तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन से? हैजा, प्लेग, टाइफाइड, जिसको क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर भी कहते हैं टाइफाइड को, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, टीबी को क्षय रोग कहा जाता है। तो ये हैं आपके जीवाणु से होने वाले रोग। उसके बाद अब देखते हैं वायरस अर्थात विषाणु से होने वाले रोग। तो वायरस या विषाणु से कौन से होते हैं? पोलियो, पीलिया, डेंगू, एड्स। अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं आपको लिखना पड़ेगा और याद कर लीजिए। तो पेचिस, निद्रा बीमारी, मलेरिया और पायरिया। तो दोनों रिया जो हैं, रिया, दोनों रिया किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से होती हैं। तो इतना याद करिए। उसके बाद कवक या फंगस या फंगी से होने वाले रोग। तो कवक, दांत, खाज, खुजली और गंजापन। तो इत्यादि इसमें याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि खून के थक्के का निर्माण किन कोशिकाओं के कारण होता है? थ्रोम्बोसाइट के कारण होता है। तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी के रुधिर में पाई जाती हैं। जो प्लेटलेट्स हैं या थ्रोम्बोसाइट हैं, वो केवल स्तनधारी के रुधिर में पाई जाती है। ये कैसी होती है? ये किस प्रकार की होती हैं? ये होती हैं गोल, अंडाकार, प्लेट के आकार की तथा केंद्र विहीन होती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करना। इनका मेन काम है किसका? थ्रोम्बोसाइट्स का। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे युग्मनज कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नालिका में होती है। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन ट्यूब में अगुणित शुक्राणु, ध्यान से सुनिएगा यहाँ, अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाते हैं। अर्थात अगुणित शुक्राणु अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाते हैं तथा एक द्विगुणित रचना बनाते हैं, जिसे युग्मनज, जाइगोट कहते हैं। समेकन अर्थात फ्यूजन की इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर कितनी होती है? कितनी मतलब प्रति मिनट कितनी होती है? तो आराम जो करता है उसकी होती है 60 से 75 प्रति मिनट की दर होती है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत बेहतरीन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र विसर्जित करता है? तो जो एक सामान्य वयस्क मनुष्य है वो लगभग 1 से लेकर 1.8 लीटर तक उत्सर्जित कर देता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो मानव मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 2% लवण होते हैं, 2.5% यूरिया होता है तथा 0.3% तक यूरिक अम्ल होते हैं। इसके अलावा क्रिएटिनिन व अमोनिया आदि पदार्थ भी होते हैं। तो कितना मूत्र विसर्जित कर देता है? 1 लीटर से 1.8 लीटर के मध्य में आप लगाएंगे, ऑप्शन आता है तो। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, 1943 में विटामिन के
विटामिन के है, उसके आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो विटामिन के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, डोइजी एंड डैम। तो डोइजी एंड डैम ने ही विटामिन के की खोज की, इतना आप सीधा सीधा याद रखिए। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, इतना जरूर याद करिएगा। जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया कारण होते हैं? बैक्टीरिया का अर्थ क्या है? जीवाणु के कारण होते हैं। तो अभी हमने आपको चार्ट बताया था थोड़ी देर पहले। तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है? आंत्र ज्वर होता है। आगे देखिए, आंत्र ज्वर अर्थात टाइफाइड रोग जो होता है, ये आपको याद करना है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी लिखा मिलता है आपको, कहीं भी मिलेगा। तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कारण क्या होता है? आंत्र ज्वर है, टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है, जो जीवाणु जिम्मेदार है, वो साल्मोनेला टाइफी नाम से आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और यहाँ याद करना है, पहले से कर चुके हैं आप, एक बार रिपीट करिए। खसरा, पोलियो और हेपेटाइटिस बी किससे? विषाणु से होने वाले रोग हैं। मनुष्य की आंख का रंग किसके कारण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित है। आइरिस में स्थित, किसमें स्थित? आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो रंग आइरिस, इसको परितारिका भी कहते हैं, का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना है। आइरिस का काम है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? तो पीला केक किसको कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम का प्रतीक यू है, इसकी परमाणु संख्या 92 है। अब इसकी खोज क्लाप्रोथ ही पिछले प्रश्नों में बता चुके हैं। क्लाप्रोथ ने की थी, पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की थी। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क हो गया? यूरेनियम का अयस्क हो गया। और यही बात यहाँ ये एडेड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। 1896 में हेनरी बेकुरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये आया था 2018 में, यूपीपी कांस्टेबल में ही आया है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल का सिद्धांत चलता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो ग्राहम बेल थे, उन्होंने बेल बजा दी। बेल किसकी बजी? टेलीफोन की बजी। लुई पास्चर रेबीज का टीका। अगला प्रश्न है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट 2 में को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उस वाहिनी का चयन करना जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो जो मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, एक ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। अर्थात कौन सा सही हुआ? यूरेथ्रा। पुरुषों में यूरेथ्रा लिंग के माध्यम से मूत्र बाहर करता है, जबकि स्त्रियों में वह यौन के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ी होती है। तो यहाँ मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर कौन ले जा रहा है? यूरेथ्रा। आप नाम याद रखेंगे, यूरेथ्रा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है। अगर मेरा कहना मानते हैं तो इसको इम्पोर्टेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? यहाँ पूछ रहा उत्पादन, तो पित्त से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसका उत्पादन पूछता है, दूसरा उसका स्टोरेज पूछता है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा उत्पादन, तो उत्पादन होता है पित्त का कहाँ पर? यकृत में होता है, जिगर में, उसे पित्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में पित्त यकृत में बनने वाला रस है, अर्थात जो पित्त है वो बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। अब पित्त बनता तो यकृत में है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और पित्त बन करके कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। तो आप ये याद रखिए कि पित्त बनता कहाँ है? यकृत में। इकट्ठा कहाँ रहता है? इकट्ठा रहता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद अर्थात फंगस के कारण होता है? तो फंगस कारण अभी हमने बता ही दिया। फंगस कारण कौन से रोग होते हैं कवक के कारण? दाद, खाज, खुजली, गंजापन, एथलीट फुट या हाथी पांव इत्यादि रोग होते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? दाद। आसान है। अगला प्रश्न है, सबसे बेहतरीन प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 बी जितने भी हैं, आइए इकट्ठा देख लेते हैं। तो इनके नाम इकट्ठा आप याद करके इनको याद कर लीजिएगा, इसको फर्जी मत समझिएगा, अन्यथा पछताएंगे आप पेपर में। तो A का रासायनिक नाम रेटिनॉल बताया गया, कई बार बताया गया है। अब B1
अब देखिए जैसे B1 लिखते हैं, समझा रहा हूँ, 1 लिखते हैं ऐसे, तो B1, अब 1 को ये वाला हटा के नीचे ऐसे 1 लिखते हैं, तो इसको ऐसे कर दीजिए, T बन गया। तो T का मतलब थायमीन, T फॉर पहला अक्षर T से थायमीन। अब दूसरा है राइबोफ्लोविन, B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। तो B2, B2 का है राइबोफ्लोविन, ऐसे 2 लिखते हैं, अब 2 में ऐसे लाइन खींच दीजिए ऐसे, तो लगभग ये R का रूप ले रहा, R फॉर राइबोफ्लोविन, R फॉर राइबोफ्लोविन। अगला है B3, B3 का है नियासिन, नियासिन। आगे B5, अब B5 है, 5 को पेंट भी बोलते हैं, तो पेंट से पेंटोथोनिक हो ही रहा, आराम से याद हो जाएगा। तो B5 पेंटोथोनिक एसिड। B6, 6 पायरिडॉक्सिन, याद कर लीजिए। B7 बायोटीन, तो B7 हमारा यहाँ आंसर भी है बायोटीन। अगला है B12, B12 साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। आगे यह बी, उसके बी खत्म हो गया, विटामिन सी। विटामिन सी है स्कारबिक एसिड, ये भी हम बता चुके कई बार। डी कैल्सीफेरॉल, ये भी बता चुके हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के कौन सा? फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट में आप लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? पशु कोशिकाओं का अर्थात नहीं होता। तो कोशिकाएं यहाँ 2 प्रकार की मानी जाती हैं, एक पादप कोशिका, दूसरी पशु कोशिका। तो देखिए अब कौन सा नहीं होता, तो समझिए इसको। कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। पहली बात तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है सीधा सीधा कि जीन की सबसे छोटी इकाई क्या है। पूछ लेगा आपसे, पेपर में पूछता है। तो जीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो साइटोलॉजी क्या है, ये भी एक प्रश्न है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा, पादप व जंतु कोशिकाओं, जंतुओं की रचना अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। बात सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बना, बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति, ठीक है, 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक तो कोशिका झिल्ली शब्द मिलेगा, एक कोशिका भित्ति मिलेगा। तो ध्यान समझिए कौन किस में होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, एक याद कर लीजिए आप, जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, अर्थात पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। अब कोशिका झिल्ली किस में हो जाएगी, आप समझ रहे हैं। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में बनाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इतना याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो कोशिका झिल्ली किस में होगा, जंतु कोशिका में होगा। जंतु कोशिका अर्थात मनुष्यों में भी, क्योंकि मनुष्य भी जंतु श्रेणी में ही आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जाति या स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? किस में होता है? मुर्गी में, बिल्ली में, सांप में, मेढक किस में होता है? तो मेढक में होता है। तो आइए मेढक के बारे में और समझ लेते हैं कुछ। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है। उभयचर का मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकता है, अर्थात पानी और जमीन दोनों पे चल सकता है। यह एक शीत रक्त प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता है बढ़ता है। वातावरण में जैसा भी ताप होगा उस अनुसार इसकी बॉडी का टेम्परेचर घटे बढ़ जाएगा। यहाँ से संघ याद करिए, मेढक का संघ कार्डेटा वर्ग एम्फीबिया होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है, देखिए, राना टिग्रीना, सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, बढ़िया प्रश्न है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियां प्रभावित होती हैं। अस्थि सुश्रिता हिंदी में कहते हैं, तो अस्थि को अगर हिंदी में लिखा मिल गया तो आप जान ही जाएंगे अस्थि का मतलब हड्डी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस शब्द का शाब्दिक अर्थ है पोरस बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस शब्द का शाब्दिक अर्थ है पोरस बोन्स, अर्थात ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की गुणवत्ता, घनत्व कम होता जाता है धीरे धीरे करके। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण सामान्यतः जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। हड्डियां दरअसल कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा, हड्डियां किस किस से मेन किससे हैं? कैल्शियम से बनी है, फास्फोरस से बनी और प्रोटीन से, मेन। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की मिनरल से बनी होती हैं, लेकिन अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ ये मिनरल क्या होने लगते हैं? ये मिनरल नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं, या फिर 23 जोड़ी होते हैं, सबको पता है।
इनमें से 22 जोड़े, यही तो मेन बात है, इनमें से 22 जोड़े सभी में समान होते हैं, अर्थात स्त्री, मेल और फीमेल दोनों में, स्त्री और पुरुष दोनों में 22 जोड़ी तो समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। ऑटो का मतलब ही होता है इक्वल, ऑटोसोम्स कहते हैं जिन्हें, ऑटोसोम कहते हैं। दोनों में 22 22 तो इक्वल हैं, 22 जोड़ी, ठीक है। जबकि 23वीं जोड़ी जो होती है वो समान नहीं होता है। 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है जो समान नहीं होता, उसे हेट्रोसोम कहते हैं, हेट्रोसोम। तो 22 22 जोड़ी ऑटोसोम हो गए और एक एक जोड़ी क्या हो गया, हेट्रोसोम, हेट्रोसोम। इन्हीं के द्वारा मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। तो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के कारण होता है? अगर नाम भी पूछता आपसे, नाम आप बता देंगे, हेट्रोसोम के कारण होता है, ठीक है। अब सबको पता है पुरुषों में यक्स वाई जब होता है तो पुरुष, और इस यक्स यक्स बना तो फीमेल। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, इनमें से जो ये दिए गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, इनमें से अधिकतम ऊर्जा किस में है? तो अधिकतम ऊर्जा किस में है? वसा में। अब समझिए कैसे। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। वसा में 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है। तो कितनी होती है वसा में? 9 कैलोरी प्रति ग्राम। जबकि प्रोटीन में 4 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है, ठीक है। तो वसा में 9 हो गई, बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 4 हो गई। वसा दो प्रकार की होती है, कैसी? संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त वसा दो प्रकार की होती है। अब आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है तो आप बता ही देंगे। विटामिन सी, विटामिन सी से कौन सा? स्कर्वी। विटामिन सी को स्कार्बिक अम्ल कहते हैं, तो आपको याद ही है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ना याद हो तो देख लीजिए, यह मुख्यतः सिट्रस फलों, सिट्रस मतलब खट्टे फलों में पाया जाता है। अगले प्रश्न में एड्स का पूरा नाम पूछा गया है। तो कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर जिसको ना याद हो तो अभी याद कर लीजिए। अब एड्स के बारे में कुछ जान लीजिए। तो एड्स का ऐसा विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह एचआईवी वायरस से होता है। तो एचआईवी जो है वो क्या है? वो वायरस है। और एड्स क्या है? वो रोग की अवस्था है। तो ये होता कैसे? यह संक्रमण लैंगिक संपर्क से, या संक्रमित सुई से, या रक्त द्वारा, संक्रमित माता से भी भ्रूण को हो जाता है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। ये बात याद करिएगा कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है एड्स में। तो और एक बात ये भी यहाँ से याद करिए, एड्स के परीक्षण की विधियां हैं कौन कौन सी? एलिसा। पेपर में तो मेनली यही पूछता है कि एलिसा टेस्ट किस चीज़ से संबंधित है। तो एलिसा टेस्ट एड्स से है। और दो और विधियां लिखी हैं, ओरामोर तथा डिप्सटीक विधि, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी से बेरी। विटामिन बी थायमिन की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी मुख्यतः अनाज के छिलके, अंडा तथा मांस में पाया जाता है। विटामिन डी की अगर बात करें, डी कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, की कमी से सूखा रोग, या इसको रिकेट्स भी बोलते हैं, रिकेट्स। विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं उसका रासायनिक नाम, की कमी से रतौंधी रोग होता है, सब पहले बताया जा चुका। जबकि टीबी, तपेदिक रोग कहते हैं टीबी को, एक जीवाणु जनित है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये याद करिएगा, दिखाने के लिए नहीं बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। तो किससे फैलता है टीबी? जीवाणु से। कौन सा जीवाणु? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह शरीर की किसी भी अंग अर्थात मुख्यतः तो फेफड़े को प्रभावित करता है, और कर तो किसी को भी सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? अर्थात कौन सा सबको दे सकते हैं? सबको दे सकते हैं मतलब सर्व, क्या बोलेगा? सर्वदाता। तो सर्वदाता कौन सा है? ओ है। अब कुछ बातें जान लीजिए ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में की थी। तो ब्लड ग्रुप की ही खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर ने की। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने 3 समूहों की खोज की थी। कौन सा? ए की, बी की और ओ की खोज की थी। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने सिर्फ 3 समूहों की खोज की, ए, बी और ओ। इसके बाद में डी केस्टलो तथा स्टूलरी ने चौथे समूह ए बी का पता लगाया। रक्त समूह ओ को
सार्वभौमिक दानकर्ता अर्थात यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता। तो एंटीजन नहीं होता, बात याद रखिएगा। ये दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो एंटीजन होता है, दूसरा एंटीबॉडी होती है। तो एंटीजन नहीं है इसलिए डोनर है। इसमें किसी भी रक्त समूह को प्रदान किया जा सकता है। सेम इसी प्रकार क्या है, रक्त समूह ए बी। रक्त समूह ए बी की बात करें तो ए बी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं, अर्थात इसे किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सबसे प्राप्त करते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होती किसमें? ए बी में। और एंटीजन किसमें नहीं होता है? इसमें आपके ओ में। इस प्रकार जो ए बी वाला है वह रक्त समूह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। अगर आपकी बॉडी में ए बी है और आपको कोई दिक्कत हो गई तो आप किसी से भी रक्त ले सकते हैं। प्रश्न है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स शरीर के किस अंग में बनता है? तो आरबीसी किस में बनता है? चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं। तो सभी जो रुधिराणु हैं, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेटलेट्स हो, इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। अब इनके जीवन काल, इनकी जो लाइफ पीरियड है वो अलग अलग होती है। तो आरबीसी की 120 दिन है, वो पूछे जाने वाले प्रश्न है। और जो डब्ल्यूबीसी है उसका जीवन काल 4 से 6 दिन के बीच में होता है, तथा प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। ये तीनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जो आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी में सभी कणिकाएं जो होती, कोशिकाएं, आरबीसी कणिकाओं में सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ये बढ़िया बात लिखी है, हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक तथा लौहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। मतलब हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। तो हीम के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। वैसे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं कि हीम के कारण रंग लाल होता है, ग्लोबिन के कारण नहीं। लेकिन अगर जैसा ऑप्शन मिले तो हीम के कारण लाल होता है, जबकि लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन के कारण रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। सामान्यतः व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम होती है। ठीक है, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम होती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक, अब ये रिपीट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में बाइल्स अर्थात पित्तरस कहाँ पैदा होता है? पैदा होता है मतलब कहाँ बन रहा है? तो यकृत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि यकृत में लीवर में जो पित्तरस बनता है। तो आगे देखते हैं। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं में एक क्षारीय रस पित्तरस का श्रावण होता है। मैंने बताया था ना कि यकृत में ही पित्तरस बनता है और इकट्ठा और कहीं होता है। अब पीए देखिए, जो पित्तरस है उसका पीएच मान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है, याद कर रखिएगा। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस का प्रमुख कार्य क्षारीय माध्यम बनाना है तथा वसा का पाचन के लिए इमल्सीकरण करना है। यकृत से प्रतिदिन 700 से 900 मिलीग्राम पित्तरस का स्रावण होता है। तो पर डे 700 से 900 मिलीग्राम पित्तरस बन जाता है। और पित्तरस का स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। बनता कहाँ है? यकृत में। स्टोरेज कहाँ होता है? आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? कंठ अथवा लैरिक्स। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। मानव में कंठ आवाज से मतलब कंठ से आवाज मतलब उत्पन्न होती है। स्वर ग्रंथि या स्वर तंत्र मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है। जो स्वर ग्रंथि है वो गले में होती है, सबको पता है, जिसके प्रयोग से जीव विभिन्न प्रकार की ध्वनियां बोल पाते हैं। स्वर ग्रंथि के अंदर बहुत से स्वर रज्जु होते हैं। इन स्वर रज्जुओं के ऊपर से हवा का तेज बहाव होता है, तब इनकी कपकपी से अलग अलग ध्वनियों की आवाज पैदा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी सितार के तारों के बीच में कंपन से विभिन्न स्वरों का संगीत पैदा होता है। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एल्यूमिनियम नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, जीवाणु अर्थात डिकम्पोजर तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर आदि, ये सब खत्म हो जाते हैं। किंतु मानव द्वारा रसायनों को प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन तथा एल्यूमिनियम
फाइल आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं, अर्थात इनका अपघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है यूपीएसआई मृतक आश्रित 2016 में पूछा गया। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? तो कैलोरी का जो रेंज है मनुष्य में, क्योंकि व्यक्ति में दोनों भी यहाँ काउंट है प्रश्न में, मेल और फीमेल दोनों, तो होता दोनों का अलग अलग है। तो ऑप्शन के हिसाब से 1000 से 1800 कैलोरी चाहिए। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। प्रत्येक दिन आपको कितनी कैलोरी चाहिए? प्रत्येक दिन आपको कितनी कैलोरी चाहिए, यह आपके वजन, उम्र, कार्य और लिंग पर निर्भर करता है। ठीक है। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हम कैलोरी के रूप में खाने पीने की चीजों से प्राप्त करते हैं। बीएमआर बीएमआर कैलोरी की वह मात्रा है जो हम बेसिक शारीरिक क्रियाकलाप जैसे सांस लेने, पाचन इत्यादि में चाहिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति का बीएमआर अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है। महिलाओं का औसतन 1300 से 1500 चाहिए, पुरुषों का 1600 से 1800 चाहिए। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया शिफ्ट फर्स्ट में। जब तितलियां और मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? तो किस पर करती हैं सहायता? परागण में सहायता करती हैं। कैसे? देखिए, परागण में सहायता करती हैं जब ये बैठती हैं फूलों के ऊपर। जब फूलों के ऊपर बैठती हैं तो परागण प्रक्रिया में सहायता करती हैं। पौधों में पराग कण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण पराग प्रक्रिया द्वारा होता है। परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। ये भी पूछा गया है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज कहाँ रहता है? रक्त में रहता है। और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता। तो कौन से किसकी कमी के कारण? तो मधुमेह मेलिटस के कारण। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना रासायनिक यौगिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 60 से 80% उपलब्ध कराता है। पाचन के दौरान शर्करा तथा स्टार्च दोनों का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है। शर्करा तथा स्टार्च दोनों का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है। अधिशेष सरप्लस ग्लूकोज को शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संचित किया जाता है। इस कार्य में इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है। परंतु मधुमेह मेलिटस रोग में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो इस कारण क्या होता है, जो अधिशेष है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, मैं गिर गया था, मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया था। जिप्सम का प्लास्टर लगता है जब हाथ किसी का उखड़ जाता, टूट जाता है। तो अब पूछ रहे हैं कि जिप्सम क्या है। जिप्सम इनमें से क्या है? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है और क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। अगला है, हृदय रोग विशेषज्ञ ने किसका रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए रोगी पर ईसीजी किया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हृदय की गति किससे? कार्ड आया है ना, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियो, बीच में सी है, सी का मतलब कार्ड आता है। एक ईसीजी होता है, एक ईईजी होता है। तो ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है, ईसीजी हृदय के लिए होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण किसके अंत में होता है? तो किसके अंत में होता है? निषेचन के अंत में। यह भी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपको बताया जा चुका, फिर से देखिए। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण निषेचन के अंत में होता है। निषेचन प्रजनन की सबसे जटिल एवं महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है। इसके संलयन के पश्चात युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, जो द्विगुणित होता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा है? रजोदर्शन कहा जाता है। रजोदर्शन कहा जाता है। आप याद रखें, कुछ क्वेश्चन और हैं। हमारे देश में अधिकतर 14 वर्ष की आयु की लड़कियों में शुरू हो जाता है, जबकि ठंडे देशों में इसकी शुरुआत 16 वर्ष की उम्र में लगभग हो जाती है। शिशुओं में पीईएम रोग, क्वाशरकोर और मरासमस किसकी कमी से होते हैं? तो किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं।
प्रोटीन की कमी से शिशुओं में क्वाशियरकोर और मेरास्मस रोग होते हैं। क्वाशियरकोर कैसा होता है? शिशुओं की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा रूखी और कांतिहीन हो जाती है और उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं। मरास्मस कैसा होता है? मरास्मस रोग, यह रोग प्रायः भोजन में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, जिससे शिशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उसका शरीर दुबला, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। यह रोग मुख्यतः 1 वर्ष के बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट 2013 में पूछा गया है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? वैसे तो यह प्रश्न आयोग ने रद्द कर दिया है, लेकिन जो यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जो मुलायम होता है, मुलायम जेल कैप्सूल का आवरण स्टार्च से बना होता है, कठोर जेल कैप्सूल का आवरण सेल्यूलोज का बना होता है। अगला प्रश्न है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो कम मोटे रहते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। तो कौन सही हो गए? 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2011 में पूछा गया था। आरएच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरएच कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। आरएच कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोजा था। तो कौन से बंदर की प्रजाति थी? रीसस। खोजा किसने? कार्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। तो कार्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर। तो आरएच कारक का नाम आरएच फैक्टर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आरएच फैक्टर किससे? बंदर से। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, अर्थात मक्खन ज्यादा ऊर्जावान है। क्यों? तो मक्खन ज्यादा ऊर्जावान है क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा से अधिक सीएच बंध होते हैं। तो 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान होता है, क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक सीएच बंध होते हैं, इसलिए। लाल रक्त सेल मतलब आरबीसी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? फोलिक अम्ल चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, जो आरबीसी के लिए फोलिक एसिड की जरूरत होती है। यह रक्तहीनता को रोकता है। फोलिक एसिड अर्थात बिनाइन खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला विटामिन बी का ही एक प्रकार है। यह प्रायः सूखे सेम, मटर, पालक इत्यादि में ज्यादा पाया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आप लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? तो कठोर जल में कौन सा उपस्थित है? कैल्शियम। अब कैसे? जिस जल में खनिज लवणों की अधिक मात्रा होती है, खनिज लवणों की अधिक मात्रा होती है, वो कठोर जल कहलाता है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो कठोर जल में कौन रहता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। यह सामान्यतः साबुन के साथ झाग नहीं देता है, कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी, डर्मेट का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड होता है, स्किन से। कार्डियोलॉजी, कार्ड मैंने बताया हृदय से रिलेटेड है। यूरोलॉजी, यूरिन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत। अगला क्वेश्चन है, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? तो पैतृकता का निर्धारण अब बहुत ही आसान कहीं भी हो गया है। इसमें अंगुली छाप अर्थात फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से बच्चे के जैविक माता पिता का निर्धारण किया जा सकता है। तो आंसर में क्या आएगा? डीएनए जांच। अगला प्रश्न है, अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? तो जो डीएनए टेस्ट होता है वो जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान करवाता है। तो डीएनए में यही होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से जैविक साक्ष्यों के द्वारा अपराधी की पहचान की जाती है, जिसमें बलात्कार और हत्या के मामले में ये अति सहायक है, जिसमें अपराधी के बाल, नाखून, वीर्य, पसीना आदि से उसके होने या न होने की पुष्टि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है।
अनावश्यक जो जल होता है वो पर्णरंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन की दर है उसको पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें होता क्या है, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, यही तो होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता? बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन से कलर को नहीं पहचानता? वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है। तो ये आप यहाँ से याद कर लीजिए। और अगर देखना आगे, तो वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक। इसकी खोज डाल्टन ने की थी, 1794 में की थी। तो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता जिसको होता है। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? कब डालता है? जब वह लेटा होता है। देखिए कैसे। मनुष्य पृथ्वी पर जितना ज्यादा क्षेत्रफल रखता है, पृथ्वी पर जितना ज्यादा क्षेत्रफल रखेगा, तो मनुष्य पृथ्वी पर जितना ज्यादा क्षेत्रफल रखता है वह पृथ्वी पर उतना ही कम भार डालता है। अतः मनुष्य जब लेटा रहता है तब न्यूनतम, और जब खड़ा रहेगा तब अधिकतम भार पृथ्वी पर डालता है। अगला प्रश्न है, त्वरित ऊर्जा के लिए धावक अर्थात रेसर क्या इस्तेमाल करते हैं? तो सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सुक्रोज का सेवन करते हैं। यह डाइसैकेराइड शर्करा होती है जो दो मोनोसैकेराइड के अणुओं, कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनती है। और यह मुख्य रूप से गन्ने तथा चुकंदर में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ते समय पूछ रहा है वायुदाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, क्या होता है? तो आप याद रखिए, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब उतना ही क्या होता है, कम होता है। जितनी ऊंचाई पर जाया जाता है वायुदाब उतना, हवा का प्रेशर क्या होता है, कम। कुछ और क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है पृथ्वी तल से ऊपर या फिर नीचे जाने पर। अर्थात ये हमारा अगर पृथ्वी तल है, इससे आप ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, दोनों कंडीशन पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, कम होता जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण वायुमंडल की सघनता भी कम होती है। अतः जितनी ऊंचाई पर जाया जाता है वायुदाब उतना ही कम होता है। गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? तो गाय का औसत जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है। गाय एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है। भारत में 28 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें से मेन क्या है, रेड सिंधी, साहीवाल आपको पता है, गिर भी पता होगा, थार पारकर भी पता होगा। तो देवनी और रेड सिंधी दोनों याद कर लीजिए अगर ना पता हो तो। अगला प्रश्न है, नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग ज्यादा संवेदनशील है? तो कौन सा ज्यादा संवेदनशील है? बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा सबसे अधिक संवेदनशील है। शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो जो शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं उनको सर्वाधिक प्रोटीन मिलती है दाल से। किससे मिलती है? दाल से। तो मुख्य स्रोत दाल, और मांसाहारी व्यक्तियों के प्रोटीन का मुख्य स्रोत मांस होता है। शरीर में मांसपेशी बनने में, ऊतकों के निर्माण में, ऊतकों की मरम्मत में, शरीर की वृद्धि में प्रोटीन अति आवश्यक होती है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? मतलब अम्लीय होती है, क्षारीय होती है? तो ध्यान से देखिए, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्रकृति में क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान 7.4 होता है, ये याद कर लीजिए। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, आपको याद रखना है जिसका पीएच 7 से अधिक हो वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच 7 से कम हो वह अम्लीय होगा। अर्थात 7 है, अब 7 से कम वाला अम्ल होगा, 7 से ज्यादा वाला क्षार होगा। ठीक है। और जिसका साथ ही हो क्या होगा, वो उदासीन होगा। उदासीन। तो तीन चीज मिली यहाँ, 7 वाला उदासीन, 7 से कम वाला अम्ल, और 7 से ज्यादा वाला क्षार। तो इसका है 7.4 है, तो 7.4 है तो क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है? तो कौन सा विज्ञान है? पोलियो बॉटनी विज्ञान। अब कैसे? तो पोलियो बॉटनी विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है। कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है लगभग 5 से 6 लीटर होती है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, पूछा जाता है, जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गति करता है। स्त्रियों के शरीर में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर, और जो मनुष्य होते हैं, मेल होते हैं, उसमें 5 से 6 लीटर लगभग होता है। अगला प्रश्न है,
मानव आबादी में बीमारियों तथा इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके सांख्यिकीय अध्ययन को महामारी विज्ञान कहा जाता है। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को महामारी विज्ञान कहा जाता है। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या जानपदिक रोग एपिडेमिक कहते हैं। यह जीव विज्ञान की एक शाखा होती है। अगला प्रश्न है आयोडीन से होने वाला रोग। तो सबको पता है आयोडीन से ग्वाटर। आयोडीन की कमी से होने वाला ग्वाटर या घेंघा, दोनों नाम याद रखिएगा। शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। क्या होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। सामान्यतः यह रोग बर्फीले स्थानों पर रहने वाले लोगों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां जल में आयोडीन ही नहीं पाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? सबको पता है 206 है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300। लेकिन जब जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं तो 206 रह जाती हैं। मानव शरीर में जांघ की हड्डी जो फीमर होती है, उस हड्डी का क्या नाम? फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। कान की हड्डी स्टिपीज उसका नाम है, सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है? तो एक्यूपंक्चर विधि क्या है? चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। तो देश पे मत जाइए, इसको समझ लीजिए क्या है। एक्यूपंक्चर विधि चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति विधि है। इस विधि का प्रयोग दर्द निवारण तथा सामान्य सुधार, स्वास्थ्य सुधार हेतु किया जाता है। यह प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।